मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं सोनम जी से इसके पहले लद्दाख में मिला था जब ये वहाँ अनशन पे बैठे हुए थे। तो ये कई अनशनों पे बैठ चुके हैं और जब इन्होंने फैसला लिया कि यहाँ भी अनशन पे बैठेंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारत में एक नई रोशनी पैदा की है। हमारे संविधान में एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो लगभग इस देश से खत्म हो रहा है। आप कहीं पे धरना नहीं दे सकते, कहीं धरना देने जाएं तो पुलिस आएगी, आपने परमिशन ली है? अरे भाई, हम सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं तो आप हमें परमिशन क्यों देंगे? और परमिशन भी उनकी ऐसी होती है कि इतने बजे से इतने बजे इतने लोग, माइक का इस्तेमाल करना है कि नहीं, मतलब अपनी शर्तों पे वो चाहते हैं कि हम जो भी प्रदर्शन करना है करें, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं तो हमेशा पुलिस वालों से कहता हूं कि भाई, संविधान में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उनसे बड़े थोड़े ना हो सकते हैं कि आप हमसे परमिशन मांगें। तो कम से कम ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पे जैसे धरना करने वाले चाहते हैं उस तरीके से चल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी और उनके सारे साथी, 20 साथी और अनशन पे बैठे हुए हैं, और अभिजीत दीपके और जितने साथी यहाँ लगे हुए हैं, उनको मैं बधाई दूंगा कि आपने भारत में लोकतंत्र की बहाली का एक आंदोलन शुरू किया है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार जो धीरे धीरे छीने जा रहे हैं, उनको आप वापस लाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि आपने शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाया है। नीट का पर्चा लीक होता है, उसको मुद्दा बनाया है, और आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ये एकदम सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, देखिए, वो शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। यानी वो शिक्षा से ज़्यादा महत्व परीक्षा को देते हैं, और परीक्षा की बात जो प्रधानमंत्री करता हो, चर्चा करता हो, और परीक्षा के बाद परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हो, तो मेरा तो मानना है कि हमें सीधे प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा तो आप करते हैं। आप मानते हैं कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। जब अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तो मैं, एक सरकार की बॉडी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, केब एडवाइजरी बॉडी है, उस पर मैं था। तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैंने अपना सामाजिक काम बलिया से शुरू किया था। तो वहाँ एक इंटर कॉलेज था जहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ दूर दूर से लोग परीक्षा देने आते हैं। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई नालंदा, तक्षशिला जैसा कोई विद्यालय हो जिसकी ख्याति दूर दूर तक हो। बाद में पता लगा कि वहाँ नकल कराई जाती है नकल करा के इम्तिहान पास कराए जाते हैं, इसलिए वहाँ आते हैं। और बाद में पता लगा कि लगभग उत्तर प्रदेश के हर एक इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं की परीक्षा नकल करके कराई जा रही है। मतलब उत्तर लिख दिए जाते हैं बोर्ड पे, आपसे 5,000 रुपया ले लिया जाएगा और आप उत्तर लिख दीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे नकल नहीं करनी है, मैं अपने से उत्तर लिख सकता हूँ, तो भी आपको 5,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और अगर आप ये कहें कि भाई मुझे तो लिखना ही नहीं आता, अब आप सोचिए, कोई 10वीं में पहुँच गया और कह रहा हो कि मुझे लिखना नहीं आता, तो स्कूल का प्रबंधक कहेगा कि कोई बात नहीं, हम किसी और की व्यवस्था कर देंगे, वो आपके लिए लिखेगा परीक्षा, लेकिन आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये एक रैकेट चल रहा है।
मतलब आप मानेंगे नहीं, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, जो बहुत प्रख्यात मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, पीएमटी जो होती थी पहले, अब तो नीट हो गई, या आईआईटी की परीक्षा जेई, उसमें तक लोग पकड़े गए हैं कि किसी और के लिए परीक्षा लिख रहे हैं। तो ये जो नकल की परंपरा हमारे देश में, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हो गई हैं, अब आप सोचिए कि जो बच्चा नकल करके 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कर रहा है, उसकी काबिलियत क्या होगी। तो मैंने अर्जुन सिंह जी से कहा, शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि सारे मंत्री अपने अपने राज्य का बजट बढ़ाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा कभी शिक्षा की गुणवत्ता पे भी बात कर लीजिए। मैंने बलिया में एक टीचर का इंटरव्यू लिया इस नकल वाले सवाल पे, तो वो कहानी मैंने अर्जुन सिंह जी को सुनाई। वो कहानी ये थी कि उस टीचर ने ये कहा, देखिए हम लोग ने तो पढ़ लिख के परीक्षा दी थी, हमें मालूम है कि किताब में किस सवाल का उत्तर कहाँ दिया हुआ है, हम तो नकल करा सकते हैं बच्चों को, और कराते भी हैं, ये उसने कबूला। लेकिन उसने बोला जो नई पीढ़ी आएगी शिक्षकों की, जो नकल करके शिक्षक बनेंगे, वो तो नकल कराने के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी ही नहीं है, वो तो नकल करके पास हुए हैं। तो मैंने जब ये बात वहाँ सुनाई तो सब लोग हंसे, खूब हंसे, लेकिन उसके बाद उस पर कोई और बातचीत नहीं हुई, वापस फिर बजट पे ही बात होने लगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो शिक्षा का है कि इस देश का एक छोटा सा प्रतिशत है जो अच्छे स्कूलों में चला जाता है, जिनके माता पिता के पास पैसा है कि वो अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, उनकी पढ़ाई तो ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक नवयुवक है, नवयुवती है, जो स्कूल कॉलेज नहीं जाता है, नाम लिखा लेता है, परीक्षा देने जाता है और परीक्षा नकल करके पास कर लेता है, ये मुझे लगता है इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि अगर इस तरह के लोग तैयार होंगे जिनकी काबिलियत नहीं है, तो उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और देखिए, ये जो सरकार है, इसने तो शिक्षा को और भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कुछ कौशल विकास कर लो, कुछ काम वाम करना सीख लो, उसके बाद तो हम तुम्हें इजराइल भेज ही देंगे, वहाँ पे तुम्हें मजदूरी का काम मिल जाएगा। और हमारे उत्तर प्रदेश से बाकायदा, मतलब आप सोचिए, भारत से कितने सालों से लोग विदेश जाके काम करते रहे, कोई मॉरिशस, कोई फिजी, कोई कहाँ, लेकिन अब सरकार इस बात का श्रेय ले रही है कि वो लोगों को इजराइल भेज रही है मजदूर के रूप में काम करने के लिए, और वो कह रही है कि हम रोजगार दिला रहे हैं। तो इस सरकार में तो शिक्षा का स्तर और भी चौपट हो गया है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने जो ये सवाल उठाया है परीक्षा में पेपर लीक होने का, इस सवाल को और बड़ा बनाते हुए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं पूछता हूं कि परीक्षा ही क्यों होती है। अरे भाई, 22 लाख लोग बैठते हैं नीट में, 1.5 लाख लोगों को आपको चुनना है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है, एक काम वो अच्छा ये कर रही है कि हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। अरे भाई, आप और मेडिकल कॉलेज खोलिए ना। ये राष्ट्रपति भवन है, इतने बड़े भवन में राष्ट्रपति को रहने की क्या ज़रूरत है। उनको आप 2 कमरे का घर दे दीजिए, इसको मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। सरकार के जो बड़े बड़े भवन हैं, इनको आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। आप इस तरह के कॉलेज बना लीजिए कि जो लड़का लड़की पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहे, उसको मौका मिले बिना किसी परीक्षा के। कोई प्रवेश परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। और ये मुझे खुद समझ में आ जाता है, जैसे हम जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो मेढक का डाइसेक्शन होता था हमारे यहाँ, तो कुछ लोग तो पहले ही कह देते थे कि भैया ये काम हम नहीं कर सकते, हम तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो ये व्यक्ति को मालूम होता है कि वो क्या बनना चाहता है। आप ये छात्र छात्रा पे छोड़ दीजिए। और मेरे बगल में साथी खड़े हो गए, शायद इशारा है कि समय हो गया है मेरा, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर से हमारे सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे कुछ साथी आए हैं, प्रेम भाई हैं मुरादाबाद से, रिजवान भाई हैं एप्टा से, लखनऊ से, जागृति राही हैं बनारस से। तो हम सब साथी आए हैं आपके समर्थन में।
और आगे भी हमारा समर्थन इस आंदोलन को रहा। हम सोनम वांगचुक जी का जो स्वास्थ्य है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुसाहिब भाई, हिलाल भाई भी आए हैं मुरादाबाद से, ऐसा प्रेम भाई याद दिला रहे हैं। हम आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करते हैं। आपने लंबे लंबे उपवास किए लद्दाख में। ये पहला मौका है कि देश के स्तर पे एक समस्या है जिसके लिए सोनम भाई बैठे हैं। हम इनको बधाई भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो आंदोलन और जो हमारे 20 साथी बैठे हुए हैं जो अनशन पे, कई तो पहले दिन से ही बैठे हुए हैं जिनके भी 12 दिन हो गए हैं पूरे, तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसी कामना है। और देश भर के लोगों से अपील है कि इस आंदोलन में अपनी ताकत लगाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र को जिंदा करने वाला आंदोलन है। अगर आप इसमें अपनी ताकत लगाएंगे तो भारत में लोकतंत्र जो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है उसको हम बचा पाएंगे, हम अपने अधिकारों के साथ जी पाएंगे। नहीं तो अगर ये सरकार इसकी मनमानी चलती रहेगी तो फिर वही होगा जो अयोध्या में हुआ। आप देखिए किस तरह से पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया गया एक मंदिर बनाने के नाम पे, और वहीं पे इन्हीं के लोग पैसे की लूट कर रहे हैं। मेरा तो कहना है वो धार्मिक मंदिर है ही नहीं, वो तो राजनीतिक मंदिर। आपने एक राजनीतिक प्रक्रिया की तरह बताइए वहाँ कौन साधु बैठता है? कोई साधु नहीं है उस मंदिर में, सिर्फ आरएसएस और वीएचपी के लोग वो मंदिर चला रहे हैं। तो इस तरह की मनमानी होगी जो वहाँ पे हो रही है, क्योंकि मनमाने तरीके से देश की राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री का जब मन आता है वो मंदिर का उद्घाटन भी कर देते हैं, जब मन आता है उसकी नींव भी डाल लाते हैं, और उसमें कोई शंकराचार्य नहीं जाता। राष्ट्रपति को तो शामिल ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति दलित था, दूसरी बार आदिवासी था। तो ये जो मनमाने तरीके से देश चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और ये आंदोलन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक घटना के रूप में उभरा है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी ताकत लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।